द कैनवस ऑब्सेशन RS नॉवल स्टोरी CH6 होठों को भी किस करूंगा स्वीट हार्ट। राधे राधे। सभी लोग अपने अपने घर आ गए थे और सभी लोगों का स्वागत उनके परिवार वाले बहुत ही अच्छे से किए थे। सभी लोग बहुत ही खुश थे। सभी लोगों ने अपने अपने फैमिली के साथ रात का डिनर भी कर लिया था। एकांश का रूम, रात के 11:30 बज रहे थे। एकांश अपने रूम के बालकोनी में खड़ा था। उसने केवल ट्राउजर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। पूर्णिमा की रात थी इसलिए पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। एकांश के एक हाथ में सिगरेट था जिसे वो स्मोक कर रहा था, जिस कारण उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो गई थी। और उसके दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसे वो बहुत ही जुनूनी नजरों से देख रहा था। वो उसे ब्रेसलेट को इतने ध्यान से देख रहा था कि वो अपनी पलकें भी जल्दी नहीं झपक रहा था। उसे चांद की रोशनी में वो ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी एकांश उसे ब्रेसलेट को अपने नाक के करीब लेकर आता है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से सूंघने लगता है। कुछ देर उसे ऐसे ही महकने के बाद एकांश उसे अपने आंखों के सामने कल आता है और बहुत ही जुनून भरी आवाज में कहता है, तुम ही हो सीक्रेट क्वीन। भले ही उस दिन मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाए पर बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरा का पूरा देखूंगा। इतना कहते कहते उसके चेहरे पर एक ईमेल स्माइल आ जाती है। फिर एकांश उस ब्रेसलेट को किस करते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है, अभी तो मैं इस ब्रेसलेट को किस कर रहा हूं पर बहुत जल्द मैं तुम्हारे होठों को भी किस करूंगा स्वीट हार्ट। फिर उसे ब्रेसलेट को अपने हाथों के मुट्ठी में बहुत ही टाइटली दबा लेता है। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे उसे ये ब्रेसलेट मिला। फ्लैशबैक, जिस वक्त एकांश अक्षिता से टकराया था और अक्षिता उसके बाहों में गिर गई थी, उसी वक्त एकांश के पैर से टकराकर वहां रखे एक सोफे के नीचे चला गया था। उस वक्त एकांश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान अक्षिता के ऊपर था। लेकिन जब एकांश सीसीटीवी फुटेज देख रहा था तब उसे पता चला था कि अक्षिता कुछ खोजने के लिए वापस आई थी और वो उसे बहुत ही शिद्दत से खोज रही थी। पहले तो एकांश को समझ नहीं आता कि आखिर अक्षिता खोज क्या रही है, पर जल्दी एकांश को समझ आ जाता है कि कोई ऐसी चीज जो उसने हाथ में पहनी हो, क्योंकि अक्षिता बार बार अपना हाथ देख रही थी जैसे मानो उस चीज को अपने हाथ पर याद कर रही हो। और तभी वो एकांश से टकरा जाती है और फिर वहां से भाग जाती है। मतलब साफ था कि जिस चीज को वो खोज रही थी वो अभी वहां मौजूद था। इसीलिए एकांश ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को उसी जगह पर हाथ में पहनने वाली चीज खोजने को कह दिया। और कुछ देर बाद ही एकांश के एक बॉडीगार्ड ने उसे वो ब्रेसलेट लाकर दे दिया और उस ब्रेसलेट पर कुछ रंग के चीते लगे हुए थे और उसमें से वही पेंटिंग वाली खुशबू भी आ रही थी। मतलब साफ था कि वो सीक्रेट क्वीन ही थी, जैसे देखकर एकांश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और फिर उसे लेकर अपने कोट के अंदर शर्ट के पॉकेट में रख लिया था और अपने मन में कहा था, बहुत जल्द तुम भी इस दिल के करीब होगी, अभी ब्रेसलेट से काम चला ले रहा हूं। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक बहुत ही ओडरेबल स्माइल आ गई थी, लेकिन वो स्माइल बहुत ही कम समय के लिए थी, जिसे अभय जो उसके बगल में ही खड़ा था वो भी नहीं देख पाया था। और फिर सभी अपनी फ्लाइट में बैठकर इंडिया वापस आ गए। फ्लैशबैक एंड। यही सब याद करते करते एकांश अपने रूम के अंदर आ गया और अपने किंग साइज बेड पर आकर सो गया। एकांश के पूरे रूम में भी अक्षिता की पेंटिंग्स लगी हुई थी और हर तरफ उन पेंटिंग की खुशबू फैली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षिता भी अपने रूम में थी। उसे आज एक अलग से ही बेचैनी महसूस हो रही थी और उसे बार बार एकांश के नीली आंखें याद आ रही थी। वो अपने बेड पर बार बार करवट बदल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो बेड से खुद का नीचे उतरती है और जाकर अपने रूम के बालकोनी में खड़ी हो जाती है और वो भी चांद को देखने लगते हैं। और देखते ही देखते कब चांद के चेहरे में उसे एकांश का चेहरा दिखने लगता है, उसे पता ही नहीं चलता और इसी के साथ उसके होठों पर एक ओडरेबल स्माइल आ जाती है। वो स्माइल इतनी प्यारी थी कि अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता तो अपने सीने से दिल निकालकर उसके सामने रख देता। और तभी उसे एहसास होता है कि वो कर क्या रही थी, और जैसे ही उसे ये एहसास होता है वो अपने दोनों गालों पर थपथपाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या कर रहे थे हम, ऐसा तो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मैंने ना जाने लंदन में कितने सारे लड़कों से बात की है और कई बार तो एनुअल फंक्शन में उनके साथ डांस भी किया है, पर फिर भी कोई भी लड़का मेरे जेहन में नहीं बैठा। पर एकांश से आधी अधूरी मुलाकात थी मेरे जहां में बैठ गई, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी देर सो के कहती है, हाँ मैंने मान लिया कि वह कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, पर फिर भी
इतना कहकर वो रुक जाती है, फिर कुछ सोचते हुए अपने हाथ से ना का इशारा करते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ज्यादा ही पिक्चर्स देखने लगी हूँ, इसलिए मेरे दिलो दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैं उस राक्षस जैसे इंसान से अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। फिर गहरी सांस लेती है 3 से 4 बार और अपने बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगती है और कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली जाती है। सभी लोग बहुत ही आराम से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि अगली सुबह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा लेकर आने वाली है, जिससे न जाने कितनी ही जिंदगियां बदलने वाली थी। आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षिता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? आपको कौन सी चुनौती आने वाली है उनकी जिंदगी में? एकांश कैसे पता लगाएगा उसे ब्रेसलेट के जरिए अक्षिता के बारे में? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ओके, CH 750,000 करोड़, शादी से पहले डाइवोर्स, राधे राधे। अगली सुबह ठाकुर महल सभी लोग बड़े आराम से सुबह उठकर डेली रूटीन के बाद नीचे मंदिर में आते हैं, जहां पर राधिका बहुत ही सुरीली आवाज में भजन गा रही थी। कुछ देर में पूजा खत्म होती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सभी खुश थे और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदित्य वहां पर सबको ठोकते हुए कहते हैं, अच्छा आप लोग शांत हो जाइए, हमें आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करनी है। आदित्य की इतनी गंभीर आवाज सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। फिर आदित्य एक गहरी सांस लेकर अक्षिता की तरफ देखते हैं, फिर राधिका की तरफ देखते हैं और ऐसे ही एक एक करके सभी सदस्यों की तरफ देखते हैं। फिर एक बार और गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैंने अक्षिता की शादी तय कर दिया है। आदित्य के इतना कहते हैं घर के सभी लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर आदित्य को ही देख रहे थे। तभी अभिनव थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं डैड, आपने अचानक से अक्षिता की शादी कैसे तय कर दी? उसकी बात सुनकर आदित्य उसके तरफ अपनी थोड़ी गुस्से भरी नजर से देखते हैं और अपनी भारी आवाज में कहते हैं, बाप मैं उसका भला सोच सकता हूँ, और वैसे भी उसकी शादी में नहीं बल्कि मेरे डैड यानी तुम्हारे दादाजी ही तय करके गया है और हमें जल्द से जल्द अक्षिता की शादी करवानी होगी। आदित्य की बात सुनकर अभिनव अपने चेयर से खड़ा होता है और प्लेट पटक कर कहता है, और क्या मैं जान सकता हूं कि ये क्यों करना होगा हमें? अभिनव का ऐसा बिहेवियर देखकर आदित्य को भी गुस्सा आता है और वो भी खड़े होकर आदित्य की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने अक्षिता के नाम 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है, जो कि उसके नाम तभी होगी जब वो उनके बेस्ट फ्रेंड के बेटे से शादी करेगी, और वो भी अपने 23 साल पूरे होने से पहले, जो कि अगले हफ्ते इसके बर्थडे में पूरा हो जाएगा। और अगर इससे पहले उसकी शादी नहीं होती है तो वह 50,000 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी फंड्स में चली जाएगी, वो डोनेट हो जाएगा। और अगर मैं उसकी शादी उनके दोस्त के बेटे से ना करवा कर किसी और से करवाता हूं तब भी वो 50,000 करोड़ रुपया हमारे हाथ से निकल जाएगा। आदित्य की ये सारी बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अचंभे में पड़े हुए थे, किसी को भी इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अक्षिता तो बस चेयर पर बैठकर सारी बातें सुन रही थी और जैसे जैसे वो बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और उसके बगल में बैठी उसकी मां राधिका जी के भी आंखों में आंसू आ गए थे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद अभिनव के पास भी कोई वजह नहीं बची थी कि वो अक्षिता की शादी रुकवा सके। अब तो वो भी चाहता था कि अक्षिता की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तभी अक्षिता खड़ी होती है और दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर सभी को उसके लिए चिंता होती है, लेकिन तभी आदित्य कहते हैं, उसे अकेला छोड़ दो, बहुत बड़ा सच उसे पता चला है, कुछ देर में खुद ही शांत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन एकांश और उसकी पूरी फैमिली थी, साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। कभी प्रेम जी नैना की तरफ देखते हैं। नैना भी अपने आंखों से के इशारे से बात को आगे एकांश को कहने के लिए कहते हैं। सभी कोई काम से इस बारे में बात करने से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एकांश का सीक्रेट क्वीन के लिए पागलपन सभी जानते थे। शेर प्रेम अपने को थोड़ा हिम्मत देते हैं और कहते हैं, एकांश बेटा तुम्हें पता है तुम इंडिया क्यों आए हो? अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जो मैंने तुम्हारी फैक्ट्री के बारे में बोलकर यहाँ बुलाया है वो गलत है, मैंने तुमसे झूठ कहा था।
एकांश बिना कुछ रिएक्ट किया बस अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे मानो उसे इस चीज से कोई फर्क ही न पड़ा हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद प्रेम फिर से कहते हैं, एकांश क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि हमने तुम्हें झूठ बोलकर इंडिया वापस बुलाया? जाना नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा क्यों किया? प्रेम की बात पर एकांश बस प्रेम की तरफ देखा है पर कुछ बोलना नहीं है। एकांश के ऐसे देखने पर प्रेम उसे समझाते हुए कहते हैं, देखोगे मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है और तुम्हें वो बात मालूम नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिन्होंने अपनी पोती की शादी तुम्हारे साथ फिक्स की है और तुम्हें ये शादी करनी ही करेंगे और वो भी 2 दिन के अंदर। तभी अकाउंट अपनी कॉल डिटेल में कहता है, और आपको लगता है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा? आप जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, फिर भी आप मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो आप कभी नहीं कर सकते। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। एकांश की बात सुनकर प्रेम गहरी सांस लेते हैं और प्रेम के सामने आकर बहुत ही पोलाइट वे में कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर तुम्हें ये शादी करनी होगी क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे नाम 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखी है जो कि तुम्हारी तभी होगी जब तुम उस लड़की से शादी करोगे। इवन उसके दादाजी ने भी यही काम किया है। और उसके दादाजी ने इस विल में एक और शर्त रखी है कि अगर वो 23 साल होने से पहले शादी नहीं करती है तो तुम्हारी 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और उसकी 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। और अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो ये दोनों ही 50,000 करोड़ तुम दोनों के नाम हो जाएंगे। अगले हफ्ते ही उसे लड़की का जन्मदिन है जिसमें वह 23 साल की हो जाएगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम चाहो तो उसके बाद तुम दोनों डिवोर्स ले लेना, पर फिलहाल तुम दोनों को शादी करनी होगी। 50,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक बार शादी हो जाए तब तुम दोनों ही अपने अपने 50,000 करोड़ रुपए लेकर अलग हो जाना। उसके बाद तुम जिसे चाहो उसे शादी कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। प्रेम की बात सुनकर एकांश भी सोच में पड़ गया। ये सच था कि रकम बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। 200-300 करोड़ की बात होती तो शायद विकास छोड़ भी देता, पर 50,000 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम थी। कुछ देर सोचने के बाद एकांश से बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपने रूम में चला जाता है। एकांश के रूम में जाने के बाद नैना प्रेम पर भड़कते हुए कहती है, ये आपने क्या किया? आपने उसे डिवोर्स लेने के लिए क्यों कहा? वो उसे लड़की को दूसरे दिन ही छोड़ देगा। नैना की बात पर प्रेम उसके सोल्जर को पकड़ते हुए कहता है, मैं क्या करता नैना, तुम्हारा बेटा मानता ही नहीं। अगर मैं उससे डिवोर्स की बात ना करता तो कम से कम वो इस तरह शादी करने के लिए तो तैयार हो गया, नहीं तो वह पता नहीं कि सीक्रेट क्वीन के पीछे पड़ा है। कहीं नहीं कहीं ये बात सच थी, इसलिए सभी लोग चुप हो गए। सभी को इस बात का दुख था कि शादी के दूसरे दिन है उनकी बहू इस घर से चली जाएगी। इस बात से अनजान कि उनकी बहू इस घर से कभी नहीं जाने वाली, और अगर वो जाना चाहेगी भी तो एकांश उसे अपने कमरे में बंद कर देगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा। इसी तरह जैसे तैसे आज का दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। ठाकुर महल। अक्षिता सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थी और रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतना बड़ा अमाउंट था जिसके कारण उसे शादी करना पड़ रहा था, जिसे वो आज तक मिली भी नहीं, कभी देखी भी नहीं, पर शादी तो करनी थी। सुबह से ही कितनी बार उसका भाई अभिनव आया, उसकी माँ आई, एलिना आई, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। तभी उसके बालकोनी से एक बंदर आया, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अक्षिता बेड पर से खुदकर उस बंदर के पास आई और उसे अपनी गोद में उठाकर कहा, डोडो तुम यहाँ। फिर उस बंदर यानी डोडो को अपने गले से लगाकर कहा, डोडो अगर तुम यहाँ हो तो मतलब खुशबू भी आई होगी। इतना कहकर अक्षिता डोर ओपन कर दी और जैसे ही उसने डोर ओपन किया सामने खुशबू खड़ी थी। खुशबू और अक्षिता अंदर आए और बेड पर आराम से बैठकर दोनों बातें करने लगी। अक्षिता ने खुशबू को सारी बातें बता दी। वैसे खुशबू को सारी बातें पहले ही पता चल चुकी थी, पर फिर भी वो एक बार अक्षिता से सुनकर अक्षिता का मन हल्का करना चाहती थी। तब खुशबू अक्षिता के चेहरे को अपने हाथों में भर कर के कहती है, तू चिंता क्यों कर रही है? एक बार वो पैसे तुम्हारे पास आ जाए तब तो उसे डिवोर्स ले लेना, फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। खुशबू की बात सुनकर अक्षिता की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए खुशबू के गले लग जाती है। तभी डोडो को लेकर अभिनव भी उनके कमरे में आता है और अक्षिता के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार तुम दोनों शादी कर लो, उसके बाद पैसे मिल जाए, इसके बाद तुम दोनों डिवोर्स ले लेना। कोई भी तुम्हें इस रिश्ते में रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। डाइवोर्स वाली बात पर दोनों तरफ से दोनों लड़का और लड़की राजी हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि दोनों अब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते।
तभी रूम में आदित्य आते हैं और कहते हैं तो कल से शादी की सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। और शादी कहाँ पर नहीं बल्कि बनारस में होगी, क्योंकि वहां पर भीड़ कम होगी और वहां ज्यादा लोग हम लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। अगर हम मुंबई में शादी करते हैं तो चारों तरफ ये शादी की बात फैल जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आगे चलकर डिवोर्स ही होना है। इसलिए अच्छा यही होगा कि कम से कम लोगों को शादी के बारे में पता चले। इसलिए शादी बनारस में होगी, जहां पर हमारी जान पहचान के कुछ ही लोग होंगे, या फिर ये कहे कि केवल हमारे घर के लोग होंगे, वो भी गिने चुने। आदित्य के बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। तभी अभिनव सबके तरफ देखकर कहता है, हमें लगता है हम लोगों को पैकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल सुबह ही हम लोग बनारस के लिए निकलेंगे। अभिनव की बात सुनकर सभी लोग अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगते हैं। वही एक क्लब में एकांश और अभय एक कानस सोफे पर बैठे हुए थे। एकांश धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था और उसके बगल में बैठा अभय जोर जोर से पेट पकड़कर हंस रहा था। अभय काफी देर से ऐसे ही हंस रहा था। वो अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वो हो नहीं रहा था और फिर से हंसने लग रहा था। उसकी हंसी से इरिटेट होकर अकाउंट उसे घूर के देखने लगा। तब जाकर अभय अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर कहता है, वैसे मारना पड़ेगा यार, तेरे दादाजी ने कितने सारे पैसे छोड़ कर गए हैं तेरे लिए, बस एक शर्त रख दी कि तुझे शादी करना पड़ेगा। वैसे शायद उन्हें ना पहले पता होगा कि तू ऐसा ही निकलेगा, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी। फिर हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर रुक कर कहता है, वैसे मैं पहली शादी देख रहा हूं जिसमें शादी से पहले ही डिवोर्स के पेपर तैयार है। अभय की बात पर एक एकांश अपनी गंभीर आवाज में कहता है, तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? बोलो तो तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूं, फिर हंसते रहना। उसके बाद पर अभय अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और ना में अपना सर हिलने लगता है। कुछ देर ऐसे ही ड्रिंक करने के बाद वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी सुबह बनारस के लिए निकलना था। आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है, क्या होगा जब एकांश को ये पता चलेगा कि जिसे वह ढूंढ रहा है उसे से उसकी शादी हो रही है? क्या एकांश को शादी से पहले ये सच पता चलेगा, या फिर एक एकांश दे देगा डाइवोर्स, तब जाकर उसे अक्षिता की सच्चाई पता चलेगी? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षिता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। CH8 हल्दी और संगीत का फंक्शन। राधे राधे। अगली सुबह सभी लोग बनारस स्वागत है। बनारस में ठाकुरों का और ओबरॉय का बहुत ही बड़े बड़े होटल थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों ही अगल बगल के ही होटल में रहेंगे। और इत्तेफाक से दोनों का ही होटल एकदम बगल में होता था। सभी लोग अपने अपने होटल में आकर अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होने लगते हैं। कुछ ही देर में उनकी हल्दी की फंक्शन थी, और आज शाम को ही संगीत और मेहंदी थी, और कल सुबह बारात और शादी थी। उनके अपने होटल में पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने सारी चीजों का इंतजाम अपने सर्वेंट से करवा दिया था। उन दोनों ही होटल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, और होटल के बाहर गार्डन एरिया में बहुत ही सुंदर तरीके से सारी सजावट की हुई थी, जो कि हल्दी के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट था। हर जगह येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के पर्दे लगे हुए थे और येलो और रेड रोजेस से सारी डेकोरेशन की हुई थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और एक जगह बहुत बड़ा आसान स्टेज बना हुआ था, जहां पर बहुत ही खूबसूरत सा सोफा रखा हुआ था जो कि पीला रंग था, और उसके बगल में टेबल्स रखे हुए थे। उन टेबल पर भी रेड और येलो और ऑरेंज कलर के रोजेस के पेटल्स फैलाए हुए थे। और ऐसे ही डेकोरेशन ओबरॉय के होटल में भी किया हुआ था। ओबरॉय के होटल में सभी लोग अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे। एकांश का रूम। एकांश भी पूरी तरह से रेडी हो गया था। उसने येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट रंग की धोती पहनी थी। इसमें भी एकांश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और तभी नैना एकांत के रूप में आती है। एकांश को देखकर नैना उसे देखते ही रह जाती है और उसके पास आकर उसकी बलिया लेते हुए कहती है, हाय कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। तभी वहां पर ओमकार और अभय भी आ जाते हैं।
अभय नैना की बात सुनकर कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, इस राक्षस को किसी की नजर नहीं लग सकती, इसी की नजर सबको लगती है। उसकी बात सुनकर ओमकार हंसने लगा और नैना और एकांश उसे घूर के देखने लगे। ओमकार ने येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना था और अभय ने भी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना था। नैना ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर पिंक रंग का बॉर्डर था। फिर नैना एकांश को लेकर बाहर गार्डन में आती है और उसे स्टेज पर बैठा देती है। फिर उसको हल्दी लगाती है। ऐसे ही सब आकर एकांश को हल्दी लगाते हैं। एकांश को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो इन सब चीजों से इरिटेट हो रहा था। इसलिए 2 से 3 घंटे में ही वो अपने रूम में चला जाता है। उसे कोई रोकना नहीं है क्योंकि सभी जानते थे कि उसने ये रस्म करवा ली, यही बहुत बड़ी बात है। और उधर नैना अभय और ओमकार को बची हुई हल्दी देखकर कहती है, इसको लो और जाकर अपने होने वाली भाभी के घर वाले को दे दो, यही हल्दी से तुम्हारी भाभी की हल्दी की शुरुआत होगी। उसकी बात सुनकर अभय और ओमकार हल्दी का बोल लेते हैं और अपने बगल वाले होटल में यानी ठाकुर के होटल में आ जाते हैं। फिर वो राधिका को वो हल्दी का भाव देते हुए कहते हैं, ये लीजिए आंटी, माँ ने कहा था कि आपको ये दे दूं। उसे हल्दी के बोल को देखकर राधिका के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में ही सोचती है, कैसी ये रस्म है, कुछ ही दिन में तो ये शादी टूटी जाएगी। फिर वो वहां से होटल में बने एक मंदिर में जाकर उस हल्दी को रख देते हैं और अक्षिता को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। सभी लोग गार्डन एरिया में ही मौजूद थे सिवाय अक्षिता के। एकांश का रूम। एकांश नहा धोआ करो कपड़े बदलकर अपने बालकोनी में खड़ा था और उसके हाथ में अक्षिता का ब्रेसलेट था जिसे वो बहुत ही जुनून से देख रहा था। फिर एकांश कहता है, ये शादी में बस कुछ दिनों के लिए ही कर रहा हूं, जैसे ही पैसे मुझे मिल जाएंगे मैं ये शादी को तोड़ दूंगा और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक ऑडिबल स्माइल थी। फिर एकांश उस ब्रेसलेट को किस कर लेता है। तभी उसके कानों में एक हंसी गूंजती है। कुछ पल के लिए एकांश उसे हंसी में खो जाता है। फिर होश में आकर उस हंसी के डायरेक्शन में देखा है, पर उसे कुछ नहीं देखा क्योंकि सामने के रूम में पर्दे लगे हुए थे। असल में एकांश के बगल के रूम में ही एक तरह से अक्षिता का रूम था। उन दोनों का होटल अलग अलग था पर उन दोनों के रूम आमने सामने ही थे और बीच में एक छोटा सा गार्डन था और एक बाउंड्री थी जो दोनों होटल को अलग करती थी। और अभी जो हंसी की आवाज एकांश ने सुनी वो हंसी की आवाज किसी और की नहीं बल्कि अक्षिता की ही थी। पर सामने पर्दे लग एकांश उसे देख नहीं पाया। तभी पीछे से ओमकार आता है और कहता है, भाई माना कि ये शादी कुछ ही दिन चलेगी पर शादी तो है ना, थोड़ा एंजॉय तो कर लिया करो। उसकी बात सुनकर एकांश कुछ नहीं कहता है, बस सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगता है। तभी पीछे से अभय ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो ये सब छोड़, ये ऐसे ही है, चल हम लोग एंजॉय करते हैं। ठाकुर के होटल में राधिका अक्षिता को लेकर गार्डन एरिया में आती है और उसे स्टेज पर बैठा देती है और हल्दी लेकर उसे हल्दी लगाने लगती है जो कि एकांश के घर से आया था। इसी तरह एक एक कर अक्षिता को भी सभी लोग हल्दी लगाते हैं। कोई भी अच्छे से सभी रस्में कोई एंजॉय नहीं कर रहा था क्योंकि सभी को यही लग रहा ये शादी कुछ ही दिनों की है। अक्षिता आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और फूलों के बने हुए गहने पहने हुए थे जो कि रेड रोज और व्हाइट लिली का बना हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अक्षिता पर। सभी लोग अक्षिता की खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह गए थे। और इसी तरह अक्षिता का भी हल्दी हो जाता है। अक्षिता की हल्दी होने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि शाम को संगीत और मेहंदी थी। और ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है और इतनी ही देर में सभी सर्वेंट ने हल्दी का डेकोरेशन हटाकर मेहंदी और संगीत का डेकोरेशन कर दिया था। सारे पर्दे ग्रीन रंग के थे और व्हाइट रंग के थे और भी बहुत अच्छे से सजावट की गई थी। और इसी तरह संगीत और मेहंदी की भी रस्म में शुरू होती है और धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन भी खत्म होने को आया। अक्षिता की हाथों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगी हुई थी और उसी में मेहंदी वाली ने एकांश का नाम बहुत ही सुंदर डिजाइन में उन्हें डिजाइन में लिख दिया जिससे एकांश का नाम उन्हें डिजाइन में कहीं छुप गया। अक्षिता ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो तो खुशबू से बात करने में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय का होटल। एकांश के हाथों में अक्षिता का नाम बस एक सिंपल तरीके से लिख दिया गया था पर एकांश को तो अक्षिता के बारे में कुछ पता ही नहीं था इसलिए उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एकांश उसे नाम से थोड़ा अट्रैक्शन फुल कर पा रहा था लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। और ऐसे ही रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने क्यू में आराम करने के लिए चले जाते हैं।
सभी लोग अपने अपने रूम में आकर सो जाते हैं क्योंकि कल शादी थी। आखिर कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षिता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है? क्या होगा जब एकांश को ये पता चलेगा कि जिसे वह ढूंढ रहा है उसे से उसकी शादी हो रही है? क्या एकांश को शादी से पहले ये सच पता चलेगा, या फिर एकांश दे देगा डाइवोर्स, तब जाकर उसे अक्षिता की सच्चाई पता चलेगी? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। 9 एकांश और अक्षिता का रोमांटिक मुलाकात। राधे राधे। रात हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। वही हमारे हीरो हीरोइन यानी एकांश और अक्षिता को नींद नहीं आ रही थी। एकांश अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और वही अक्षिता अपने रूम के विंडो पर आकर चांद को देख रहे थी। अक्षिता चांद को देखते हुए कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी होगी। हर लड़की शादी के सपने देखती है कि उसकी शादी कितनी अच्छे से होगी और उसका जीवन साथी कैसा होगा, और एक काम है जो शादी कर रहे हैं तोड़ने के लिए। आज अक्षिता बहुत ही ज्यादा बेचैन थी। वही एकांश को भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। वो जबरदस्ती काम कर रहा था क्योंकि उसे बार बार उसे ब्रेसलेट और सीक्रेट क्वीन की याद आ रही थी। उसे दिन एयरपोर्ट पर सीक्रेट क्वीन से एयरपोर्ट पर टकराया था, उस दिन की यादें उसके जहां में बार बार आ रही थी। एकांश भी बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वही अक्षिता अपने रूम के खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसकी नज़र गार्डन में जाती है जहां पर बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन था। उसमें लाइट्स लगी हुई थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, और उसमें बत्तख भी थे जो उसमें तैर रहे थे और उस फाउंटेन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उस फाउंटेन को देखकर अक्षिता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर वो कुछ देर में अपने लगेज के पास आई और अपना लगेज ओपन कर उसमें से एक कैनवस बोर्ड निकाल और साथ ही कलर्स और ब्रश निकले। ये उसका लगेज हमेशा उसके साथ ही रहता था। यह लगेज हर एक लगेज से कुछ ज्यादा ही बड़ा था और इसमें केवल कैनवस बोर्ड और पेंटिंग ब्रश और पेन्स रहते थे, और इसे खोलना किसी को भी अलाउ नहीं था। फिर अक्षिता साइड में रखा कैनवस स्टैंड उठाती है, फिर एक एक कर उन सभी को नीचे गार्डन में लेकर आती है और उस फाउंटेन के सामने रख लेती है, और फिर सब चीज को अच्छे से एडजस्ट कर देती है। फिर अपने मोबाइल में एक सॉन्ग लगा देती है और उसे वही साइड में रख देती है, और गाना की लिरिक्स गुनगुनाते हुए पेंट बनाने लगती है। वही एकांश अपने रूम से अपने बालकनी में आता है, तभी उसे गाना सुनाई देता है और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिस कारण अक्षिता का पेट का महक भी एकांश तक आ जाता है। और जैसे ही एकांश को वो खुशबू महसूस होती है, वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसकी नज़र अक्षिता पर पड़ती है जो पेंटिंग बना रही थी, जिसे देखकर एकांश के आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन फिर भी उसे अक्षिता का चेहरा अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि अक्षिता का बैक साइड उसके तरफ था और अक्षिता के बाल भी पूरी तरह से खुले थे, जिससे उसका चेहरा साइड से कवर हो रहा था। लेकिन फिर भी एकांश समझ गया था कि ये सीक्रेट क्वीन है, क्योंकि ऐसी खुशबू केवल सीक्रेट क्वीन की पेंटिंग सही आती थी। एकांश बिना देरी किए अपने रूम से बाहर निकलता है गार्डन में जाने के लिए, और दौड़ते हुए गार्डन एरिया में आता है, और फिर धीरे धीरे कदमों से अक्षिता की तरफ बढ़ने लगता है। अभी अक्षिता का बैक साइड ही एकांश की तरफ था, क्योंकि उधर से आने का रास्ता उसी साइड से था। एकांश की धड़कनें बढ़ते जा रही थी जैसे जैसे वो अक्षिता के पास आ रहा था। इसका 1 साल से ऊपर का इंतजार अब खत्म होने वाला था। वही अक्षिता अपनी ही धुन में मगन पेंटिंग बना रही थी और गाना गुनगुना रही थी। तभी वहां अचानक से थोड़ा तेजी से हवा चलने लगती है और काले बादल आसमान में आ जाते हैं। जब अक्षिता तब अपना पाउट बनकर कहती है, ये क्या, अभी तो आसमान साफ था, फिर अचानक से बदल क्यों आ गया, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अक्षिता की इतनी प्यारी आवाज सुनकर एकांश उसके आवाज में ही एक पल के लिए खो जाता है। अब तो वह जल्दी से जल्दी अक्षिता को देखना चाहता था। अक्षिता फिर अपनी पेंटिंग जल्दी जल्दी पूरी करने लगती है, और फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर नीचे साइड करती है जो कि था सीक्रेट क्वीन। और जैसे ही एकांश उस कैनवास पर सीक्रेट क्वीन का सिग्नेचर देखा है, उसकी तो खुशी के ठिकाना नहीं रहता।
मतलब कि सच में उसकी सीक्रेट क्वीन उसके एकदम सामने थी। जैसे ही अक्षिता अपना सिग्नेचर कंप्लीट करती है वैसे ही बारिश होने लगती है। अक्षिता बारिश को देखकर खुश हो जाती है। अक्षिता की पैंट्स वाटरप्रूफ है इसलिए उसके पेंटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं आने वाली थी। अक्षिता अपना पेंट ब्रश वही टेबल पर रखती है और अपना मोबाइल उठाकर उस पर बारिश वाला खूबसूरत सा गाना लगा देती है। देखिए प्यारे लीडर्स, वो इतनी अमीर है कि वो वाटरप्रूफ मोबाइल ले सकती है, और वैसे भी आईफोन जहां तक मैं जानती हूं वो वाटरप्रूफ होते हैं तो उसके मोबाइल खराब नहीं होंगे। वो तो मेरे जैसी गरीब लड़की के मोबाइल बारिश में खराब होते हैं, इसलिए तो मुझ जैसी लड़की बारिश में भीगना भी अफोर्ड नहीं कर पाती। और अगर बारिश में भी के बीमार हो गए तो उसका अलग खर्चा, फिर उम्र भर के लिए। तू कितने गम द गया, बरसात की यूएसएस रात में, टूटा था दिल मेरा, मुझे याद है भीगा हुआ सा। और फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने चेहरे को ऊपर कर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगती है। और फिर कुछ देर भीगने के बाद वो गोल गोल घूमने लगती है जिससे उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपक जाते हैं। वहीं एकांश तो बस चुपचाप खड़ा होकर अक्षिता निहार जा रहा था। अक्षिता के चेहरे पर बाल आने की वजह से अभी एकांश उसके चेहरे को अच्छे से नहीं देख पाया था। और अक्षिता तो अपने में ही इतनी मग्न थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कुछ दूरी पर कोई खड़ा है जो उसे ही देख रहा था। अक्षिता ने ब्लैक कलर का नाइटी पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक ही था, और वो शोल्डर लेस था, और ऊपर से एक सर्क डाला हुआ था जो कि ब्लैक कलर का था और पूरा नेट का था। चेहरा था तेरा, बरसात की यूएसएस रात में, टूटा था दिल मेरा, मुझे याद है भीगा हुआ सा। चेहरा था तेरा, मुझ में बाकी तेरी खुशबू, जो कि भीगने के कारण उसके बॉडी से पूरी तरह से सट चुका था। अक्षिता बहुत ही ज्यादा गोरी थी और ऊपर से ब्लैक कलर का ड्रेस, वो भी भीगा हुआ, उसे पर बहुत ही ज्यादा हॉट लुक दे रहा था। तभी अक्षिता का घूमते घूमते पैर फिसल गया और वो गिरने को हुई। इससे पहले कि अक्षित नीचे गिरती एकांश भागकर आया और अक्षिता को उसके कमर से पकड़ लिया और उसे खुद से चिपका लिया। अक्षिता ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद करनी थी और एकांश के शर्ट को अपने मुट्ठी में कस के पकड़ ली थी। वहीं एकांश तो बस एक तक अक्षिता को देख रहा था। अक्षिता के बाल अभी उसके चेहरे से चिपके हुए थे और उसी दिन की तरह अक्षिता का केवल आंख और उसके प्यार से होंठ दिख रहे थे, जिस पर पानी की बूंदें थी जो एकांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ देर एकांश अक्षिता को ऐसे ही देखते रहता है, फिर अपना एक हाथ आगे बार हाथ गए उसके चेहरे से उसके बाल को हटाकर उसके कान के पीछे करने लगता है, और धीरे धीरे एकांश अक्षिता के चेहरे पर से सारे बाल हटा देता है। अपने चेहरे पर किसी की उंगली को महसूस कर और ये महसूस कर कि वो गिरी नहीं है बल्कि किसी की बाहों में है, अक्षिता अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। एकांश तो बस अक्षिता के चेहरे को शिद्दत से निहार जा रहा था। उसके तो पांव ही जमीन पर नहीं थे। जिस मोहब्बत को वह पिछले 1 साल से भी ज्यादा दिनों से खोज रहा था वो आज उसके बाहों में थी। इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। और जैसे ही अक्षिता अपनी आंखें खुलती है उसकी काली आंखें दो नीली आंखों से जा मिलती है और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। और तभी एक बिजली कड़कती है। अचानक हुई आवाज से अक्षिता थोड़ा डर जाती है और एकांश के सीने में छिप जाती है और उसके शर्ट को बहुत करके अपने मुट्ठी में पकड़ लेती है। आकाश भी समझ जाता है कि अक्षिता को बिजली से डर लग रहा है, इसलिए वो भी अक्षिता को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। कुछ देर बाद अक्षिता को ये एहसास होता है कि वो किसी अनजान इंसान के बाहों में है और कल ही उसकी शादी है। और ये एहसास होते हैं वो एकांश को दूर धकेलती। एकांश अक्षिता के इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो 2 कदम पीछे चला जाता है और अपनी आंखें छोटी कर अक्षिता को देखने लगता है, क्योंकि एकांश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि अक्षिता उसे दूर कर रही है। तो भी अक्षिता एकांश को गौर से देखती है। यादों से ना जाता है टू, ऐसा लगता है कि मियर पास टू, शेमाइन पहले जैसी हाई है, मौसम सारे वेज हाई है, पागल हूं मेन सोचूं, शायद आए टू, मियर इश्क के सैफा को, जैसे लैग गई नजर, जुबान खामोश थी मगर ये दिल रोया। और फिर अपने मन में ही बुदा बुदा आती है, हे भगवान ये तो एकांश ओबरॉय है, कहीं ये सारी लड़कियों की तरह मुझे भी कोई सजना दे दे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बिना एक पाल गंवाए आए वहां से भागने की सोचती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है एकांश आगे जाकर अक्षिता का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अक्षिता की पीठ एकांश से के सीने से जा लगती है।
और एकांश के दोनों हाथ अक्षिता के कमर से होते हुए उसके पेट को पकड़ लेते हैं। और ये महसूस करते ही अक्षिता एकांश के हाथ को अपने पेट से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। पर जैसे जैसे अक्षिता एकांश को हटाने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे एकांश की पकड़ अक्षिता पर करते जा रहे थे। फिर एकांश अक्षिता के गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट, अपने इस आशिक को छोड़कर, तुम्हें तो पूरी जिंदगी इन्हीं बाहों में रहना है। एकांश की ऐसी आवाज सुनकर और ऐसी बातें सुनकर अक्षिता की तो सांसें ही अटक गई थी। अक्षिता अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे एक और झटका मिलता है। एकांश ने अक्षिता की गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। जो बारिश की बूंदें अक्षिता के गर्दन पर आकर गिर रही थी उन बारिश की बूंदे को एकांश अपने होठों से तो कभी अपने टांग से छू रहा था, जिससे अक्षिता की सांसें भारी होने लगी थी। तू कश है ये सोचकर मैन कुछ कह पाया नहीं। मैन खुद से ये कह दिया, तू मेरा था हाय ना। बरसात की यूएसएस रात में टूटा था दिल मेरा, मुझे याद है भीगा हुआ सा चेहरा था तेरा। बरसात की यूएसएस रात में टूटा था दिल मेरा, मुझे याद है भीगा हुआ सा चेहरा था तेरा। बरसात की यूएसएस रात में टूटा था दिल मेरा, बरसात की यूएसएस रात में टूटा था दिल मेरा। बरसात की अक्षिता पूरा जो लगाकर एकांश को पीछे धकेलती है और उसे छूटकर भागने लगती है। अक्षिता के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि कल उसकी शादी है और आज वो किसी और इंसान के साथ रात में है, जो कि बिल्कुल गलत था। अक्षिता के इस रिएक्शन के लिए एकांश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो अक्षिता के गर्दन को किस करने में ही खोया हुआ था। अक्षिता की स्मेल एकांश को मदहोश कर रही थी, जिससे एकांश से 2 कदम पीछे चला गया और उसके हाथ से अक्षिता छूट गई। और इसी का फायदा उठाकर अक्षिता अपना मोबाइल लेकर का भागकर अपने रूम में चली गई। वहीं एकांश अक्षिता को दौड़कर जाते हुए देखा रहा। जब एकांश की नज़र से अक्षिता ओझल हो गई तब जाकर एकांश अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जो जितनी डरावनी थी इतनी ही ओडरेबल भी थी। इस स्माइल को देखकर कोई भी डर भी सकता था और इस स्माइल पर कोई भी अपनी जान भी दे सकता था। फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए मुड़ता है, उसे अक्षिता की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद एकांश की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। एकांश उसे पेंटिंग के पास गया और उससे अजीब तरीके से छूटे हुए कहा, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। किसी ने सच्ची कहा है, किसी को शिद्दत से खोज हो तो उसे मिलने के लिए पूरी कायनात आ जाती है। फिर उस पेंटिंग को किस कर कर उसे अपने साथ अपने रूम में ले आता है, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही थी। फिर एकांश उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है, बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूंगा, बस ये शादी वाला बछड़ा खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ लड़की को डिवोर्स देकर तुरंत ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। इवन मैं तुम्हें अपने बेडरूम से तो क्या अपने बेड से भी उठना नहीं दूंगा। इतना कहकर वो सीटी बजाते हुए वॉशरूम में चला जाता है चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी वो जिला था और उसकी सीटी की आवाज सच में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। इस वक्त एकांश का जुनून उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षिता दौड़कर अपने रूम में आती है और अंदर से अपने गेट को बंद कर लेती है। फिर गेट पर ही ठीक कर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, ये सब क्या था? मैंने तो सुना था कि एकांश को लड़कियों से नफरत है, तो फिर एकांश मेरी इतनी करीब कैसे आ सकते हैं? फिर कुछ देर चुप होने के बाद से अक्षिता को याद आता है कि एकांश ने उसे क्या कहा था। उस चीज को याद कर कर अक्षिता की सांस फिर से भारी हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन दुगनी स्पीड से दौड़ने लगते हैं। वो अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, ये सब क्या है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और हम दोनों तो कभी मिल ही नहीं, तो मैं उनकी मोहब्बत कैसे हो गई? और फिर अपने दोनों हाथ नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं, जुनून। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए एक पागलपन और एक जुनून देखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं किसी भी मीडिया के सामने नहीं आई, मेरा चेहरा कोई नहीं जानता, सब यही जानते हैं कि मैं ठाकुर खानदान की बेटी हूँ। लेकिन मैं कैसी दिखती हूँ ये किसी को नहीं पता। और सीक्रेट क्वीन के नाम से भी मैं जब पेंटिंग बनाती हूँ तो भी किसी को नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो फिर एकांश। इतना कहकर अक्षिता चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और जल्दी से अपना ध्यान इन सब चीज़ों से हटकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है, क्योंकि रात के 2 o'clock बज रहे थे।
फिर आकर अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो सो भी जाती है। वहीं एकांश के आंखों में भी नींद नहीं था। वो तो बस एक तक अक्षिता की पेंटिंग को निहार जा रहा था और उसके साथ बीते उन फलों को याद किया जा रहा था। और इसी तरह रात बीत जाती है। आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षिता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? क्या होगा जब एकांश को ये पता चलेगा कि जिसे वह ढूंढ रहा है उसे से उसकी शादी हो रही है? क्या एकांश को शादी से पहले ये सच पता चलेगा, या फिर एकांश दे देगा डाइवोर्स, तब जाकर उसे अक्षिता की सच्चाई पता चलेगी? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। CH10 शादी। राधे राधे। सुबह का टाइम। आज शादी थी, इसलिए सभी लोग काम कर रहे थे, या यूं कहें कि सारे सर्वेंट को काम करते हुए देख रहे थे और उन्हें इंटरेक्शंस दे रहे थे। सर होटल बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया था। बीच के गार्डन में ही मंडप लगा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसे मंडप में गोल्डन रंग के पिलर्स बनाए हुए थे। मंडप देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि लोग उसे देखते ही रह जा रहे थे। एकांश का रूम। एकांश ने गोल्डन से जारी हुई शेरवानी पहनी थी। उसकी शेरवानी का कलर भी गोल्डन था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एकांश मिरर के सामने खड़े होकर अपनी शेरवानी को ठीक कर ही रहा था कि तभी नैना और राशि दोनों ही रूम में आती हैं। नैना अपने भाई को इतना हैंडसम देखकर चाहते हुए कहती है, वाह भाई, आप कितनी स्मार्ट लग रहे हैं सच में। उसकी बात सुनकर एकांशु राशि की तरफ आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल किसी अनजान की तरह। एकांश की बात को सुनकर राशि खुश हो जाती है और एकांश के गले लग जाती है और एकदम पोलाइट वे में कहती है, थैंक यू भाई। राशि नाम ब्लू रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें डायमंड से कढ़ाई की गई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां पर अभय और ओमकार भी आ जाते हैं। जैसे ही अभय की नज़र राशि पर पड़ती है तो उसकी नज़र उसी पर टिक जाती है। वो एक टक राशि को देखने लगता है। राशि जब अभय को खुद को ऐसे देखा पाती है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है और ओमकार के पास जाकर उसके गले लग जाती है ताकि अभय अपने होश में आ जाए और उसके दोनों भाई इस बात को नोटिस ना कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं राशि भी अभय को अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि अभी भी आज बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। अभय और ओमकार का आउटफिट लगभग से था, दोनों ने ही पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बस दोनों की डिजाइन्स और कढ़ाई के कलर अलग थे। सभी नैना एकांत के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा देती है और फिर एकांश का नजर उतरती है और फिर एकांश के गले के पीछे अपनी आंखों से काजल निकालकर लगा देती है। फिर कहती है, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। तभी अभय कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, इसे किसी की नजर नहीं लग सकती क्योंकि ये नजर को भी नजर लगा देता है और बेचारा नजर भी इसके नजर को देखकर सुसाइड कर लेता है। उसकी ये बात सुनकर राशि और ओमकार हंसने लगे, वहीं नैना और एकांश उसे घूरने लगे। नैना और एकांश का इतना सीरियस फेस देखकर अभय चुप हो गया और साथ में राशि और ओमकार भी। फिर नैना एकांश को साफा बांधते हैं और फिर सबके तरफ देखकर कहती है, कोई भी गड़बड़ या बदमाशी करने की सोचना भी मत, और जब मैं तुम लोगों को नीचे बुलाऊं तब एकांश को लेकर आ जाना। और इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। असल में नैना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि नैना चाहती थी कि उसके बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो और उसकी बहू बहुत ही अच्छी हो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा नैना ने सोचा था, इसलिए वो थोड़ा उकारी उकारी थी। नैना के वहां से जाने के बाद राशि भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी एकांश अपने बेड से उठता है और अपने कबर्ड में जाकर एक फाइल निकलता है और उसे फाइल को ले जाकर ओमकार को देते हुए कहता है, जो और जाकर अक्षिता से इन पेपर्स पर साइन करवा लो। एकांश की बात सुनकर अभय उसे फाइल को ओमकार के हाथ से ले लेता है और कहता है, क्या है इस पेपर्स में जिससे मैं तुझे अक्षिता की साइन की जरूरत है। इतना कहकर वो फाइल ओपन करता है और उसकी आंखें फैल जाती है।
वन पेपर्स को देखकर अभय थोड़ा गुस्से में कहता है, ये क्या है, अभी तो फेरे भी नहीं हुए और तुम उसे डिवोर्स पेपर भिजवा रहे हो, और यह क्या, तुमने तो साइन भी कर दिए हैं इस पर। उसकी बात पर एकांश अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मैं जो कर रहा हूं मुझे वो करने दो, वैसे भी क्या पता वो लड़की मुझे शादी के बाद डिवोर्स ना दे, इसलिए मैं पहले ही उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवा दे रहा हूं। उसकी बात सुनकर अभय कहता है, वो ऐसा क्यों करेगी जबकि वो भी तो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर कुछ सोचकर अभय कहता है, और तुम कब तक उस सीक्रेट क्वीन के पीछे पड़े रहोगे, पता नहीं कहाँ है, रहती है, क्या करती है, कैसी दिखती है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है। अभय की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसको स्माइल को देखकर ओमकार कहता है, 1 मिनट भाई, आपकी ये स्माइल मतलब आपको वो सीक्रेट क्वीन मिल चुकी है क्या? ओमकार की बात पर अभय भी ध्यान देता है और वो भी एकांश के चेहरे पर वो स्माइल देखा है और फिर कहता है, क्या सच में तुम्हें वो सीक्रेट क्वीन मिल चुकी है? उन दोनों की बात पर एकांश कुछ नहीं कहता, बस अपनी गर्दन हमें हिला देता है। वो दोनों आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही एकांश कहता है, अब तुम दोनों जाओ और इस पेपर पर अक्षिता का सिग्नेचर लेकर आओ। एकांश की बात सुनकर अभय और ओमकार दोनों ही उसके रूम से निकल जाते हैं। अभय इरिटेट होते हुए ओमकार से कहता है, मैं नहीं जा रहा शादी से पहले डिवोर्स करवाने, तुम ही जाकर उस लड़की से सिग्नेचर लेकर आओ, मैं जा रहा हूं अपने रूम में। उसकी बात सुनकर ओमकार उससे कुछ कह पाता अभय अपने रूम की तरफ चला गया और मजबूरी में ओमकार को ठाकुर के होटल में जाना पड़ा। अक्षिता का रूम। अक्षिता को उसकी ब्यूटिशियन सजाकर जा चुकी थी। अक्षिता आज बाला की खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था जिस पर डायमंड का वर्क था। कानों में बड़े बड़े झुमके थे, गले में रानी हार। अक्षिता का एक दुपट्टा उसके शोल्डर से लटका हुआ था और उसका दूसरा सिरा उसके हाथ के कलाई में लिपटा हुआ था, और एक नेता का दुपट्टा जिसमें सोने की कढ़ाई की हुई थी और बीच बीच में डायमंड लगे हुए थे। उसे वो सर पर से उड़ी हुई थी। खुशबू उसके साथ ही थी। खुशबू भी आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने येलो रंग का आउटफिट पहना हुआ था और अपने दुपट्टे को पीछे से अपने हाथों में लिया हुआ था। कुछ देर बाद राधिका अक्षिता के रूम में आती है और अक्षिता को इतना खूबसूरत देखकर उसकी नजर उतरती है और अपनी आंखों से काला टीका लेकर उसके भी गले के पीछे लगा देती है। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो रूम से चली जाती है। तभी वहां पर ओमकार आता है और अक्षिता का रूम का डोर लॉक करने लगता है। तो खुशबू डोर ओपन करती है और जैसे ही खुशबू ओमकार के सामने आती है, ओमकार उसे एकटक देखने लगता। ओमकार तो खुशबू के सुंदर चेहरे में कहीं खो ही गया था। खुद को ऐसे किसी अनजान आदमी को देखते पाकर खुशबू थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ओ हेलो मिस्टर, यहाँ क्यों आए हो और ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? खुशबू की आवाज सुनकर ओमकार होश में आता है और फिर अपना सीरियस फेस बनाकर कहता है, भाई ने ये पेपर्स भेजे हैं, इस पर साइन करना है, साइन कर कर मुझे दे दो। उसकी बात को खुशबू समझ नहीं पाई और कहा, पहली बात तुम्हारा भाई कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि तुम्हारे भाई को मेरी सिग्नेचर क्यों चाहिए? खुशबू की बात सुनकर ओमकार कहता है, मेरे भाई को तुम्हारी सिग्नेचर नहीं चाहिए बल्कि दुल्हन की सिग्नेचर चाहिए, ये डिवोर्स पेपर है। उसकी बात सुनकर खुशबू अंदर चली जाती है और अक्षिता से उन पेपर्स पर साइन करवा कर ओमकार को दे देती है। ओमकार भी उन पेपर्स को लेकर वापस ओबरॉय के होटल में आ जाता है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और शादी का टाइम हो जाता है। शादी के टाइम होने पर अभय एकांश के रूप में आता है और उसे कहता है, चल भाई, तेरी डाइवोर्स वाली शादी का टाइम हो गया। उसके ऐसे कहने पर एकांश उसे घूर के देखने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन एकांश को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी थी, पर क्यों ये बात एकांश भी नहीं जानता था। एकांश को खुद को ऐसे घूरता देखकर अभय चढ़ते हुए कहता है, तू अब मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर उसके बगल में रखे टेबल पर उस डिवोर्स पेपर को देखते हुए कहता है, तू जो सबको ऐसे घूर घूर के डरते रहता है ना, जा मैं तुझे शराब देता हूं कि तू इसी डाइवोर्स पेपर को हवन कुंड में जलाएगा और अपनी शादी पूरी करेगा। एकांश उसकी बात पर कुछ का पता उससे पहले ही ओमकार आता है और कहता है, भाई जल्दी चलिए नीचे, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर एकांश नीचे जाने लगता है और अभय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मंडप में बैठने के बाद एकांश अपनी नजर चारों तरफ घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा हो, और ये सच भी था, वो अक्षिता को ढूंढ रहा था, मतलब अपनी सीक्रेट क्वीन को। पर हर तरफ नजर घूमने के बाद भी उसे अक्षिता नहीं दिखाई दी, जिससे उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो सोचा था कि अक्षिता भी इसी शादी को अटेंड करने आई होगी, जिस कारण वो उसे कल अच्छे से मिल पाएगा और उसे सारी बात क्लियर कर पाएगा। पर उसे तो अक्षिता कहीं दिख ही नहीं रही थी।
अब कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं वह फिर से उसे दूर ना हो जाए। उसने 1 साल से भी ज्यादा की तर्क सही थी और अब उससे ये तर्क सहन नहीं हो रही थी। अब भला उसको कौन बताए कि जिससे वो शादी कर रहा है वो वही है जिसे वो ढूंढ रहा है और दुल्हन इतनी जल्दी थोड़ी आती है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। धीरे धीरे सारी रस्में होने लगी और एकांश बेमन से सारे रश्मि करने लगा। और इस दौरान वो अपनी नजरें हर तरफ घूम रहा था ताकि उसे उसकी सीक्रेट क्वीन देख सके। तभी पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं, तो राधिका अक्षिता को लेने के लिए उसके रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में राधिका और खुशबू अक्षिता को लेकर मंडप की तरफ आती है। अभी तक ना तो एकांश ने अक्षिता को देखा था और ना ही अक्षिता ने एकांश को देखा था। अक्षिता अपनी नजरें झुकाए आ रही थी और एकांश जलती हुई अग्नि को देख रहा था। उसे बार बार अक्षिता कहीं चेहरा याद आ रहा था। और तभी अक्षिता मंडप में आ जाती है और एकांश के बगल में बैठ जाती है। कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर अक्षिता और एकांश दोनों ही खड़े हो जाते हैं और खुशबू और राशि दोनों ही एक बड़े से थाल में वरमाला लेकर उन दोनों के बगल में खड़ी हो जाती हैं। अभय की नज़र राशि पर और ओंकार की नज़र खुशबू पर से है ही नहीं रही थी। वो दोनों बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। अक्षिता खुशबू के थल में से वर्णमाला उठाती है और एकांश को पहनने के लिए उसके तरफ देखती है। जब अक्षिता एकांश को देखते हैं तो उसकी आंखें भरी भरी हो जाती हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में उसकी शादी एकांश ओबरॉय से हो रही है। इस बात का एहसास होते ही कि उसकी शादी एकांश से हो रही है वह खुश हो जाती है। कहीं ना कहीं अक्षिता भी एकांश को पसंद करने लगी थी, पर फिर ये बात याद कर कर कि उसे इस डिवोर्स भी देना है वो उदास हो जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। उसे कल रात की सारी चीज याद आ रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर कर कर एकांश को पहना देती है। अक्षिता के आंखों में अभी नमी थी इसलिए वो अपनी पाल के बार बार झकने लगती है ताकि उसकी आंसू उसके आंखों से बाहर ना आ पाए। वही एकांश से तो बस अक्षिता को ही देख रहा था। जब उसने अक्षिता को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तब तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया था। ऊपर से अक्षिता की खूबसूरती पर से वो अपनी नजर भी नहीं हटा पा रहा था। उससे तो बिन मांगे उसकी मुराद मिल गई थी। एकांश अपने मन में ही कहता है, तो सीक्रेट क्वीन कोई और नहीं बल्कि अक्षिता ठाकुर ही है। नहीं नहीं, अक्षिता ठाकुर नहीं बल्कि अक्षिता एकांश ओबरॉय। और ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक ओरिएबल स्माइल आ जाती है। तभी राशि एकांश के हाथ को हिलाते हुए कहती है, भाई आप कहाँ खोए हैं, माला पहनाइए इन्हें। राशि की आवाज सुनकर एकांश होश में आता है और बिना देरी किए अक्षिता को माला पहना देता है। और यह सब कुछ अभय बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था। अभय कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बद्दुआ काम करने वाली है। काश कि मैं कुछ और बद्दुआ दी होती तो शायद वो भी काम करती। और ऐसे ही धीरे धीरे शादी की आगे की रस्म में भी होने लगती है। अक्षिता और एकांश दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और शादी के सारे रस्म में कर रहे थे। जहां एकांश बहुत ही ज्यादा खुश था वहीं अक्षिता थोड़ा सा दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एकांश से डिवोर्स लेना होगा और वैसे भी उसने तो डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए थे। तभी पंडित जी उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं और दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही एकांश खड़ा होता है उसकी नज़र अभय जाती है और एकांश को अभय की कही गई बात याद आ जाती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं और अक्षिता ने भी किए हैं, जिसे याद कर कर एकांश को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस सारे से ओमकार को अपने पास बुलाता है। एकांश का इशारा को समझकर ओमकार एकांश के पास आता है तो एकांश ओमकार के कान में कुछ कहता है जिसे समझकर ओमकार एकांश के रूम में चला जाता है। एकांश फेरों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्यों एकांश पैरों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पर कुछ ही देर में ओमकार एकांश के पास आता है और उसे एक फाइल पकड़ा देता है और उस फाइल को देखकर तो अभय सच में सदमे में ही जाने वाला था। एकांश उसे देखा है और तिरछा मुस्कुरा देता है। उस फाइल को देखकर तो अक्षिता भी चौंक गई थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह फाइल उनकी डिवोर्स पेपर्स की फाइल थी। फिर एकांश बिना देरी किए उस फाइल को हवन कुंड में डाल देता है और फिर अक्षिता का हाथ पकड़कर फेरे लेने शुरू कर देता है। सभी लोग और अक्षिता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे। अक्षिता को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर एकांश ने डिवोर्स पेपर को हवन कुंड में क्यों जला दिया। और अभय तो सदमे में ही चला गया था। वो बस अपने आप को ही खुश रहा था कि उसने उसे टाइम कुछ और क्यों नहीं मांगा। 4 फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी कहते हैं, बाकी के 3 फेयर लड़की आगे चलेगी।
पंडित जी की बात सुनकर एकांश बिना देरी किए अक्षिता के पीछे आ जाता है। जब से एकांश ने अक्षिता को देखा था, तब से एकांश को इस शादी को करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी। और एकांश की स्पीड देखकर सभी लोग सच में पड़ गए थे। अक्षिता धीरे धीरे कदमों से फेरे ले रही थी, जिससे एकांश को इरिटेशन होने लगी थी। वो शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता था, जिससे एकांश अक्षिता को अपने गोद में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। ये देखकर तो सबकी आंखें ही बाहर आ गई थी, और बेचारी अक्षिता को तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी तरह एकांश और अक्षिता की फेरे भी पूरी हो जाता है, और फिर एकांश अक्षिता की गले में मंगलसूत्र पहना है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। एकांश के अक्षिता की मांग में सिंदूर भरते वक्त अक्षिता के नाक पर भी कुछ सिंदूर गिर जाता है, जिसे एकांश पूछने ही जा रहा था कि पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा उसे मत पूछो, ये तो शुभ संकेत है। पंडित जी की बात सुनकर एकांश सवालिया नजरों से पंडित जी को देखने लगता है। एकांश के नजर को पहचानकर पंडित जी कहते हैं, बेटा ऐसा माना जाता है कि जिस भी लड़की के नाक पर सिंदूर गिरता है उसका पति उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। पंडित जी की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो अपने मन में सोते हुए कहता है, सही कहा आपने पंडित जी, मैं इसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसी तरह शादी संपन्न हो जाती है। फिर एकांश और अक्षिता उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद देते हैं। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। लो हो गई शादी और पता चल गया सच्चाई। कहानी में आगे क्या होने वाला है, अभी एकांश अक्षिता को कैसे कैसे सरप्राइज देने वाला है, अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो लंदन वाला चैप्टर भी खोलना बाकी है। अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर से भी ज्यादा यकीन मानिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में एकांश का जलना होगा, अक्षिता का डर होगा और कुछ सच्चाई खुलेंगे। आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गेस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। टू बी कंटिन्यू। RS Novel Story. Thanks for watching story.